हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आप सबका स्टडी विथ विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज आप सबका हिंदी का एग्ज़ाम था। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर गया होगा, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि एग्ज़ाम कैसा गया है। तो चलिए, अब लोग अगला जो एग्ज़ाम है वो साइंस का है, ठीक है, जो 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही कम टाइम है, आज 18 हो चुका है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम है, ठीक है। एक दिन में आप जितना बेटर कर सकते हैं उतना आप मतलब कि साल भर का आपका निचोड़ यहाँ एक ही दिन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या, तो महा मैराथन देखेंगे, जिसमें आपका 200 से 250 आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा। और अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो कम से कम पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो इधर का, और बाकी आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा साइंस का प्लेलिस्ट में लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव वीडियो है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आपका काम खत्म हो जाएगा और बाकी सब्जेक्टिव का जिम्मा मेरा रहा, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव का हम 4 से 5 वीडियो देंगे, जहाँ से आप सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपको न्यूमेरिकल सारा सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपका करवा दिया जाएगा। फिर आपका जो है समीकरण को संतुलित करने का जो है प्रॉब्लम, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और प्लस श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वहीं पर सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का कौन कौन सा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज लेकर आए हैं बच्चों आप सबके लिए। और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। यहाँ से कम आपका अच्छा से खासा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा पक्का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए, बोला है 2PbO। फिर आप देखिए, यहाँ ब्रैकेट में जो एस दिया है, इसका मतलब सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ पर गैस है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि 2PbO, यानी कि लेड के बारे में, लेड ऑक्साइड दिया है, लेड ऑक्साइड और प्लस कार्बन, उसके बाद लास्ट में 2Pb और आपका CO2, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो ऑप्शन आपका शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, फिर है आपका कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब रिकी भैलो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2PbO, ठीक है, 2PbO दिया है, प्लस कार्बन दिया है, प्लस फिर 2P और CO2। तो ऑप्शन आपका शीशा जो है वो अपचयित हो रहा है, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। और बोला कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, यही आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, कि शीशा जो है अपचयित नहीं हो रहा है, बल्कि ये उपचयित हो रहा है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक, ए और बी दोनों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 और प्लस 2Fe, यह आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप देखिए, यहाँ पे फेरस दिया है, ठीक है, फिर Fe2O3 दिया है और आपका एल्यूमिनियम के साथ जाकर ये संबंध बना लिया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो, यानी कि उसके यौगिक से ही देखिए यहाँ पे विस्थापित कर दिया गया है, लोहा को विस्थापित कर दिया गया, फेरम को, और जाकर यहाँ एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया। तो ऐसा जब भी होता है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बना, देखिए जलवाष्प बनेगा तो आपका हो जाएगा भौतिक। फिर यहाँ पर है कि द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, देखिए दहन बोल दिया ना, दहन बोल दिया तो खत्म हो जाएगा, यही हमका रासायनिक परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कौन से प्रक्रम में होती है। तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, फिर है वायु का द्रवीकरण, फिर है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, कॉपर के तार को गर्म करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गैस का मोलर अनुपात क्या है। तो हाइड्रोजन बोला गया है H2 और O2 का अनुपात बोला गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 होता है, जबकि ऑक्सीजन आपका 1 होता है। अगर पहले आपको पूछता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होता है 1:2, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हो जाएगा 2:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO, ठीक है, MgO होता है इसका रासायनिक सूत्र। फिर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वित अंगूर और उपरोक्त सभी। तो देखिए आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। बोला गया सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया निकालना है। तो सिल्वर का शोधन किया गया, ठीक है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए
कॉपर द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा प्लस 2GaNO3। देखिए यहाँ पे समीकरण को संतुलित किया गया इसलिए 2 लगा दिया गया है, तो 2GaNO3 इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट, और फिर यहाँ कॉपर नाइट्रेट होगा, ये AQ का मतलब क्या हुआ, विलियन, ठीक है, विलियन हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, 2Ag, यानी कि लास्ट में बन गया आपका सिल्वर। तो ये हो गया आपका समीकरण। फिर आगे कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कंपोस्ट का बनना, तो कंपोस्ट का बनना ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। फिर आगे है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो लौह चूर्ण रहेगा आपका और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। फिर आगे बोला गया Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu कैसा अभिक्रिया है, तो आप देखिए यहाँ पर CuSO4 का यौगिक है, ठीक है, और इसका यौगिक से जो है SO4 जाके जुड़ गया किसके साथ, Zn के साथ, और Cu का विस्थापन कर दिया, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर आगे है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा, तो लाल को नीला किया है इसका मतलब क्षार होगा, और क्षार जब होगा तो उसका 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 1, 5, 4 और 10, तो 10 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आगे बोला गया कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, तो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, और चूने के पानी को दूधिया भी कर देता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl। नेक्स्ट बोला गया NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उस सभी विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उस विलयन की कितनी % मात्रा की आवश्यकता होगी, तो हो जाएगा 16 ml के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया अपच का उपचार करने के लिए इनमें किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो अपच का उपयोग करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, या तो आप इनो भी बोल सकते हैं, इनो भी बोल सकते हैं अपच के लिए। फिर आगे बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जितना जुड़ता है, ठीक है, जल के साथ जितना जुड़ता है उतना ज़्यादा वो कठोर होते जाता है जल के संयोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन है कुछ लघुतरीय अति लघुतरीय जैसे कि CaOCl2 किसका प्रचलित नाम है, तो बेरंजक चूर्ण का। ये काफ़ी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आपको पूछ भी सकता है कि बेरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। फिर आगे उस पदार्थ का नाम बताया जो क्लोरीन से क्रिया करके बेरंजक चूर्ण बनाता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वो बेरंजक चूर्ण कौन बनाता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना। और बोला जाए कि शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CaOH2, ठीक है। बाकी आप देखिए कि क्लोरीन के साथ ये जुड़ा है, CaOL2Cl2 यानी कि बेरंजक चूर्ण बनाया और H2O गैस को निष्कासित किया है। फिर आगे बोला गया है यहाँ बोला गया है 3 नंबर, मतलब कि अगला सवाल कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सिनेबार जो है किसका अयस्क होता है, सिनेबार, तो सिनेबार दोस्तों पारा का होता है सिनेबार, ठीक है, सिनेबार को गैलेना भी कहा जाता है। फिर आगे है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल बोलते हैं, पीतल, तांबा और जस्ता के। नेक्स्ट बोला गया तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो तांबा और टीन को बोलते हैं कांसा, ठीक है, कांसा बोला जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फिर आगे सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, इसको सोल्डिंग करने में काम करते हैं। फिर आगे है निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका लिथियम है, सही आंसर लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा होती है। कमरे के ताप पर धातु अगर द्रव में पाई जाएगी तो वो हो जाएगी क्या, पारा। और अधातु का बात होगा तो हो सकता है अगला, हाँ देखिए अगला सवाल है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रोमीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन है प्रकृति में, तो वो हीरा होता है, ठीक है। आगे बोला गया एक अधातु इसमें चमक होती है तो आयोडीन होगी। वैसे अधातु में आपका चमक होता नहीं है लेकिन आयोडीन में चमक होता है। फिर आगे है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो एकमात्र जो है वो ग्रेफाइट होता है। उसके बाद आगे है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम या सल्फेट, तो सोडियम जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है बच्चों।
नेक्स्ट है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रकृति को क्या बोलते हैं, तो यशद लेपन बोला जाता है। इसके चलते जो है संक्षारित होने से लोहा जो है बच जाता है। आगे क्वेश्चन है कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है, तो दो धातु होता है गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम। यहाँ पर ऑप्शन आपका गैलियम का है, इसलिए गैलियम हो जाएगा सही आंसर। फिर है सर्वाधिक तन्य धातु, तो क्या है सोना, ठीक है, 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए सर्वाधिक तन्य धातु जो है सोना होता है। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को। सोडियम को अगर बाहर वातावरण में लेकर आएंगे तो इसमें आग लग सकता है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। फिर आगे है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करेगा तो उसको धनात्मक बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो उसको ऋणात्मक बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर विद्युत धनात्मक है। फिर अगला सवाल यहाँ है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए एल्केन और 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए एल्किन का तो CnH2n होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्काइन का तो CnH2n- जो आपका 2 होता है, CnH2n-2। आगे है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि जो हम लोग CNG का यूज करते हैं, CNG में अधिकतर क्या होता है, तो मेथेन होता है, ठीक है, CH4 मेथेन जो है आपका CH4 ये एल्केन ग्रुप का होता है। फिर आगे है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बेंजीन का अनुसूत्र जो बेंजीन का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है C6H6 यानी कि कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। फिर आगे समजातीय श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना का अंतर होता है, तो समजातीय श्रेणी के बीच में CH2 का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है, HCO, ठीक है, यानी HCHO, CHO आपका जो है एल्डिहाइड होता है CHO, तो आपका CHO हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे निम्न कीटोन कौन होता है, कीटोन, ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, क्या कीटोन में आपका CO आ जाएगा, CO आ जाएगा कीटोन में, तो CO आपका कौन सा ऑप्शन है, CH3OH। देखिए ये एल्कोहल का है, CH3CO C2H, CO आ गया है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा कीटोन ग्रुप का। फिर आगे बोला CHO किसका है, तो CHO दोस्तों एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। उसके बाद COOH किसका होता है, तो COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। फिर आगे यहाँ पे मनुष्य में, फिर आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से वृक्क जो है संबंधित होता है। उसके बाद और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है, वृक्काणु होती है। फिर आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल के वहन के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन के लिए उपयोगी होता है। आगे बोला स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर जल हो गया 2, फिर क्लोरोफिल 3 और सूर्य का प्रकाश चौथा हो गया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आगे पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में जो प्रोटीन का पाचन होगा किसके वजह से होगा, तो ट्रिप्सिन के चलते, ट्रिप्सिन की वजह से हो पाता है। फिर आगे श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु विखंडित हो जाती है, उस अणु का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है पायरुवेट नाम होता है जो विखंडित होता है। आगे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो 4 कोष्ठ में बटा होता है, इसमें 2 नीले और 2 अलिंद होते हैं। फिर आगे पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए है, तो पादप में फ्लोएम, देखिए फ से फ्लोएम और फ से फूड, ठीक है, फूड का मतलब खाना, यानी कि भोजन के वहन के लिए ये आवश्यक होता है। आगे बोला गया है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, मानव के रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 20 मिलीग्राम 20 mg होता है। आगे मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। आगे बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है, पेड़ पौधा अपना खाना बना लेता है स्वयं पोषी पोषण के माध्यम से, तो उसमें कौन सी क्रिया लास्ट में होती है, क्या बनती है उसमें, तो ग्लूकोज बनता है जो उल्लू का खाना होता है। फिर आगे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होती है, यानी कि मछली जो है वो किससे सांस लेता है, तो आप बोल सकते हैं गलफड़ा से, गिल्स से या क्लोम से, ठीक है, तो गिल्स हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, गिल्स। फिर आगे रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है, देखिए रेजिन और गोंद क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो ये आपका पुराने जाइलम में होता है, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग, तो वृक्क, अग्न्याशय या आँख या कोई नहीं, तो वृक्क जो है किडनी है, यह आपका क्या है, उत्सर्जी अंग होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो लास्ट में जो स्वपोषी पोषण में खाना बनता है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है? ग्लूकोज मिल जाता है, ऑक्सीजन मिलता है हमको और जल मिलता है। ऑक्सीजन हमको तभी मिलेगा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। फिर आगे बोला गया, पाचन के दौरान अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वही बनाता है। फिर आगे, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अम्लीय से प्रवर्त पाए जाते हैं, जिसको विली बोला जाता है, ठीक है, विली। अब विली क्या करता है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, इसलिए ये आंसर आपका सही होगा। फिर आगे बोला गया है, हमारे शरीर में वसा का पाचन जो है कैसे होता है? तो वसा का पाचन अग्न्याशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है। यह प्रक्रम छोटी आंत में होता है। वसा का प्रोटीन का पाचन कौन किया? ट्रिप्सिन किया, ठीक है। वहीं पर आपका जो है वसा का पाचन लाइपेज किया है, और अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हुआ तो उसका एमाइलेज करेगा। फिर आगे है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होती है? तो ऑक्सीजन युक्त जो होती है वो धमनी में, और अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है वो सीरा में होती है, सीरा में होती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या काम होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। आगे, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं में को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है? तो घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेल्यूलोज के पाचन के लिए, स्पेशल में वो लोग सेल्यूलोज पचाता है, और सेल्यूलोज के पाचन के लिए उसको लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? देखिए, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या साइटोकाइनिन। तो ये जो आपका है वो ये आपका जो है मानव हार्मोन है, ठीक है, लेकिन पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। और कुल मिला के पादप हार्मोन 5 होते हैं, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर आगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्टिक, ठीक है, सिनेप्टिक दरार भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होती है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या सभी के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसके वजह से? तो आयोडीन की कमी से। इसलिए एक सब्जेक्टिव सवाल भी है कि ये घेंघा रोग से पीड़ित व्यक्ति को आयोडीन नमक के सलाह क्यों दी जाती है? नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिए, फल को पकाने के लिए एथिलीन जो होता है, एथिलीन यानी कार्बेट, ठीक है, कार्बेट से आराम से पका लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है एथिलीन। फिर आपका आगे है, निम्नलिखित में कौन से एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है अग्न्याशय होती है, अग्न्याशय जो इस तरह से जिसका शेप होता है, ठीक है, पत्ता के जैसा। फिर आगे, मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है? डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन या डायलिसिस जो है नेफ्रॉन होती है, ठीक है, नेफ्रॉन यानी कि आप कह सकते हैं वृक्काणु। फिर आगे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो होता है उपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया होती है भोजन का पचना। अगला सवाल यहाँ पे है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। फिर आगे है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक होती है? तो थायरोक्सिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आयोडीन। आगे है कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होती है? पीयूष ग्रंथि से। इसलिए पीयूष ग्रंथि को ना मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। आगे, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो वो होता है एब्सिसिक अम्ल के वजह से, एब्सिसिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन होता है? तो सोचने वाला भाग अगर बोला जाए तो वो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क सोचने वाला, आगे का मस्तिष्क। आगे, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों ये अनैच्छिक क्रिया होती है, और ये आपका पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क में भी किससे? तो मेडुला ऑब्लांगेटा से। फिर आगे क्वेश्चन है, फिर आगे आपका क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों वो अनुमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है। फिर अगला सवाल है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो प्रतिवर्ती चाप जो है मेरुरज्जु में बनता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों के नाम बताएं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 मुख्य भाग होते हैं। फिर आगे, पौधों में पाए जाने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखे जो तने की वृद्धि में सहायक होती है। तो तने की वृद्धि में सहायक होने वाली ऑक्सिन और जिबरेलिन होती है, ऑक्सिन और जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले उस हार्मोन का नाम लिखे जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला कौन होता है? साइटोकाइनिन। और यही आपका जो एक कोशिका से अलग अलग कोशिका में इसको बढ़ता है। और नेक्स्ट को सवाल है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में आपका मुकुलन होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मानव में
मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि नर जनन तंत्र बोला है। देखिए अंडाशय ये आपका हो जाएगा मादा जनन तंत्र, शुक्रवाहिक गर्भाशय ये भी आपका होगा मादा जनन तंत्र, डिम्ब वाहिनी यानी अंड वाहिनी फैलोपियन ट्यूब ये भी आपका क्या हो जाएगा मादा जनन। लेकिन आपको पूछा है नर जनन तंत्र यानी कि मादा जनन का भाग नहीं है, तो वो शुक्रवाहिका हो जाएगा, यानी कि शुक्रवाहिका हो जाएगा, यानी कि स्पर्मेटिक कोड हो जाएगा। फिर आगे है फिर अगला सवाल है यहाँ पे पराग कोष में क्या होता है। तो पराग कोष में दोस्तों पराग कण होता है। पराग कोष जो ऐसे होता है, मान के चलिए ऐसे, तो इसमें छोटा छोटा बिंदु पाया जाता है, यही आपका पराग कण होता है। अगला सवाल है प्लेनेरिया में किस विधि से होता है जनन। तो प्लेनेरिया में जो विभाजन होता है तो वो पुनरुद्ध भवन के माध्यम से संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित में कौन एक लिंगीय पुष्प का उदाहरण है। सरसों, पपीता, सूरजमुखी, हिबिस्कस। तो आपका पपीता हो जाएगा, बाकी सरसों सूरजमुखी और हिबिस्कस जो आपका द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो पराग कोष में जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर से आपका जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं परागन बोलते हैं। परागन की क्रिया दो टाइप की होती है, एक स्वपरागन और एक पर परागन होती है। फिर अगला एक हार्मोन का नाम लिखे जो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो लड़कों में अगर हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे, बाकी अगर महिला का बात किया जाएगा तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हो सकता है और एस्ट्रोजन भी हो सकता है, एस्ट्रोजन ही स्पेशल होगा। उसके बाद अगला है कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। बहुखंडन किसमें होता है, तो प्लाज्मोडियम में हो जाता है बहुखंडन। अगला सवाल है ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो वो होता है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से। फिर अगला सवाल है कि जब एक पुष्प के परागकण ठीक है दूसरे पुष्प के वक्रता तो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पर परागन बोलते हैं। एक ही पुष्प से एक ही पुष्प में अगर परागकण पहुंचेगा तो उसको स्वपरागन बोला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग नहीं है, ठीक है। तो देखिए वर्तिकाग्र हो जाएगा, स्त्री केसर का भाग अंडाशय भी हो जाएगा और ये वर्तिका भी हो जाएगी। परागकोश जो है ये पुंकेसर का भाग होता है, इसलिए परागकोश हो जाएगा गलत आंसर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर बोला गया जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसको मादा युग्मक कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए नर जनन तंत्र का भाग वृषण होता है नर का, शुक्राणु होता है नर जनन तंत्र का, शुक्रवाहिनी होता है। तो गर्भाशय यहाँ पर क्या होता है यूट्रस जो होता है ये आपका मादा जनन तंत्र भाग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अंड कोशिका का, ठीक है। अंड कोशिका का अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला है वेयर ई स्पर्म प्रोड्यूस, यानी कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है। तो वो टेस्टिस में होता है, यानी कि वृषण में होता है, वृषण में, ठीक है। अगला सवाल है अंड कोशिका का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। तो अंड कोशिका का निर्माण होता है अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका का बात किया जाए तो वो नर युग्मक होता है, नर युग्मक में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बीजाणु समासंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि बीजाणु समासंग विधि से किस में जनन होता है, बीजाणु समासंग से। तो बीजाणु समासंग विधि से राइजोपस में आपका जनन होता है, राइजोपस में। फिर आगे है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो आधा अगर होगा तो उसको अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे, ठीक है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अगला सवाल है कि जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं। तो उसको द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, यानी उभयलिंगी बोलता है, जब पुंकेसर भी रहेगा और स्त्रीकेसर भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपका द्विलिंगी है। फिर आगे बोला गया स्वपरागन किसे बोलते हैं। तो जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधे द्वारा जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनके संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। इसमें कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की अनुवांशिकी रचना निम्न थी। तो लंबा पौधा के लिए क्या हो गया, ठीक है, लंबा पौधा के लिए क्या हो गया यहाँ पे, तो टी और डब्ल्यू हो गया, टी टॉल और डब्ल्यू वाइट हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे टी और छोटा टी फिर डब्ल्यू लगा। फिर आगे समजात अंगों का उदाहरण, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं उतना। फिर आगे है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है। तो चीन के विद्यार्थी से हम लोग का ज़्यादा समानता है। फिर आगे है सब्जी के एक टोकरी में गाजर, मूली, आलू और टमाटर रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। तो मूली और गाजर, क्योंकि एक जैसा ही लोग दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मटर का चयन किया था। फिर आगे गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ पर, तो केंद्रक में। गुणसूत्र जो आपका है, ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि जीव विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता को पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, आगे है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन महोदय ने दिया था। फिर आगे है कि किस ऊतक में उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते? तो कायिक में। ठीक है, जन्निक ऊतक जो होते हैं उसमें तो वंशानुगत होता है, लेकिन कायिक जो यानी कि कायिक लक्षण होता है, कायिक जो विविधता होती है वो आदमी अपने जीवन काल में सीखता है। फिर आगे डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जल्द ही दोस्तों, और आपको कम से कम 2 मैराथन और मिलेगा। ठीक है, लगभग 2 मैराथन और मिलेगा, इसमें हम लोग कम से कम 300 सवाल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समस्या अगर हो तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको पहले ही बताया कि 2019 से लेकर पूरा 2025 तक के सारे मॉडल पेपर और सारे PYQ कराए गए हैं। ठीक है, इसलिए आपके प्लेलिस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और 20 तारीख के लिए अभी आपको एक से एक चीज़ देने वाले, जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, और बड़ा 5 नंबर का जितना भी सवाल होता है, प्लस आपको इमेज का सवाल सारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।